चलिए सर, रिकॉर्डिंग चालू कर दी। सबको आवाज आ रही है? किसी को कोई नॉइस तो नहीं आ रहा है? दिखाई दे रहा है सब कुछ सही? चालू करें। चैट बॉक्स थोड़ा खाली है, उसको यस नो लिख के बता दो। सब लोग तैयार हैं? यस सर। चैट बॉक्स अपडेट नहीं हो रहा है, एक सेकेंड। हो रहा है, अब हो रहा है। चलिए ठीक है। ऑलराइट। चलिए, तो सर आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद कोई चार्ज पार्टिकल अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो कितना फोर्स लगेगा वो पढ़ेंगे। अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका ग्राफ कैसा होगा, उसकी शेप कैसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो सारी बातें पढ़ने वाले हैं। तो ग्राफ और पे पढ़ लेंगे। फिर सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से, जैसे कि मैंने आपको दो सिस्टम ऑफ चार्जेस कल बताए थे। एक बताया था डिस्क्रीट, जिसमें छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल अलग अलग पॉइंट पे बैठे होते हैं। एक बताया था कंटिन्यूअस। तो उन सब की वजह से कितना कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उन सबका फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। चलिए सर, आज की क्लास चालू करते हैं। सबसे पहली चीज हमारे सामने है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? तो नाम से ही काफी कुछ क्लियर हो जाता है कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर है तो उसके आसपास के रीजन के अंदर जहां तक उसके इलेक्ट्रिक फोर्सेस को महसूस किया जा सके, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जैसे कि मान लो कि ये एक कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है, ये कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है। वैसे तो ये चार्ज ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं तो करंट वरंट लग जाता, मुझे टच करने पे थोड़ा स्पार्क होता। तो अभी के लिए नहीं है, बट मान लो ये चार्ज ऑब्जेक्ट है, तो उसके चारों तरफ अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो या तो ये वाला चार्ज उस दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा, दोनों में से एक पॉसिबिलिटी है। और जैसे जैसे मैं दूसरे चार्ज को दूर लेके जाता रहूंगा, इस चार्ज का जो इफेक्ट है, दूसरे पे जो फोर्स लग रहा है, वो धीरे 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 रिड्यूस होने लगेगा। तो कुल मिला के इसके चारों तरफ एक ऐसा रीजन है जिसमें इसके इफेक्ट को ऑब्जर्व किया जा सकता है। कौन से इफेक्ट्स को? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को ऑब्जर्व किया जा सकता है। उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपसे कोई डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं, फिर भी बता देता हूं। द रीजन अराउंड एनी चार्ज पार्टिकल इनसाइड विच इट्स इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। बात खत्म। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अगर आप फॉर्मुलेट करना चाहते हैं तो इसका वैल्यू जो होता है उसको इंटेंसिटी कहते हैं। तो मेन चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो उसके पास में ज्यादा इंटेंस है, ज्यादा उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड की। और जैसे जैसे दूर जाते रहते हैं उसकी इंटेंसिटी कम होने लग जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कैसे करेंगे कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। मान लेते हैं आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल है। ये रहा कोई चार्ज पार्टिकल, क्यू इसका चार्ज है। इस चार्ज पार्टिकल से आर डिस्टेंस दूर, कितना डिस्टेंस दूर? आर डिस्टेंस दूर, यहां पे एक पॉइंट पी है। और इस पॉइंट पी पे आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। तो आप क्या करेंगे? इस चार्ज को हम सबसे पहले नाम देंगे सोर्स चार्ज। सोर्स का मतलब जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है, उसको सोर्स चार्ज का है। अब इस सोर्स चार्ज का पी पॉइंट पे आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब आपको पता है इंटेंसिटी तो तभी फाइंड कर पाएंगे ना जब कोई दूसरा चार्ज आके आपको बताएगा कि हाँ यार, मेरे ऊपर ज्यादा फोर्स लग रहा है या कम फोर्स लग रहा है। तो पी पॉइंट पे आप इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो पी पॉइंट पे आपको एक मानना पड़ेगा टेस्ट चार्ज। तो पी पॉइंट पे आपने लेट कर लिया कि एक छोटा सा टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। तो क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज है। और याद रखेंगे टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा लिया जाता है बेटा? टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। जबकि जो सोर्स चार्ज है वो कैसा भी हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जिससे हम टेस्ट लेंगे हमेशा, चाहे वो कोई भी सोर्स चार्ज हो, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यहां पे आपने एक टेस्ट चार्ज रखा। तो ये सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा। अभी के लिए दोनों पॉजिटिव हैं। तो जो फोर्स लगेगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि रिपल्शन होगा। मान लेते हैं एफ फोर्स लग रहा है। तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है। ई से इसको डिनोट करते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायरेक्शन वो ही होता है जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है। मतलब एफ वेक्टर और ई वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। तो अगर कोई सोर्स चार्ज होगा तो वो किस तरफ फोर्स लगाएगा? आपने कहा ईस्ट की तरफ लगाएगा। और अगर नेगेटिव होता तो वो अपनी तरफ लगाता। उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय क्यू नोट। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चा? फोर्स की होती है न्यूटन और क्यू नोट की होती है कूलम। अब नैना ने पूछा है, इज देयर एनी रीजन व्हाई टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव? इसका रीजन तो नहीं बता, एक बेफालतू की बात मैं आपको ऐसे बता देता हूं ताकि हाँ मन में बैठ जाए कि अच्छा पॉजिटिव इसलिए मानते होंगे। अगर आपके पास 10 अलग अलग प्रकार के लोग लोग हैं क्लास में, 10 अलग अलग बच्चे हैं, सबका इंटेलेक्चुअल लेवल अलग अलग है और आपको टेस्ट करना है कि कौन ज्यादा स्मार्ट है, किसको ज्यादा चीजें आती हैं, किसकी पढ़ाई अच्छी है, तो आप क्या करेंगे? सबको सेम टेस्ट पेपर देंगे या सबको डिफरेंट टेस्ट पेपर देंगे? तो जवाब है सर सबको सेम टेस्ट पेपर देंगे। हर बंदा उस टेस्ट पेपर को देगा, उसके बाद सबके मार्क्स आएंगे, जिसके मार्क्स ज्यादा अच्छे आएंगे उसको वो ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा, मतलब उसको ज्यादा आता होगा, जिसके कम मार्क्स आएंगे उसको कम आता होगा। तो किसी को भी जज करने के लिए आप हमेशा एक यूनिफॉर्म चीज रखते हो। तो जब सबको सेम टेस्ट दोगे तो अब आपने क्या माना, बाय डिफॉल्ट मान लिया कि सबको पॉजिटिव चार्ज से मैं टेस्ट करूंगा, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो सोर्स, चाहे नेगेटिव चार्ज, मेरा टेस्ट चार्ज सबके लिए सेम होना चाहिए, तो वो मैंने बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव मान लिया। अगर बाय डिफॉल्ट नेगेटिव मान लेते तो आज हम नेगेटिव पढ़ा रहे होते, और इसके अलावा कोई रीजन नहीं है, ठीक है। ओके चलिए सर, वैसे इन सब चीजों के चक्कर में पड़ के आपको डायरेक्शन की नॉलेज पता चल गई कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मानते हैं, इसकी वजह से पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जिधर फोर्स लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो हमें पता चल गया कि क्योंकि मेरा सोर्स चार्ज पॉजिटिव था, इसका मतलब किसी भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है? तो आपको पता चल गया सर इस तरफ होता है। अगर यहां पे टेस्ट चार्ज रखूंगा तो वो इधर फोर्स लगेगा, अगर यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखूंगा तो इधर लगेगा, यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखूंगा तो यहाँ लगेगा। इसका मतलब किसी भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है। ये आपकी हो गई सर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सर क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक हाइपोथेटिकल हमने एक स्ट्रक्चर बना रखा है, हाइपोथेटिकली सच में दिखाई नहीं देती है, बट हमने समझने के लिए, ताकि हम डायग्राम में समझ सकें कि कहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है कहाँ पे कम, हमने एक ऐसा ही एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो क्रिएट कर रखा है जिससे डायग्राम को देख के हम बता पाते हैं अच्छा किस तरफ जाएगा चार्ज और वहां पे ज्यादा फोर्स लगेगा या कम फोर्स लगेगा। तो कुल मिला के अभी तक हमें जो समझ में आना चाहिए वो तो, एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और टेस्ट चार्ज पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन सेम होता है। दूसरी बात जो आपको याद होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू नोट। या फिर कभी कभी क्या बोलता है, आपको फोर्स नहीं देता, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देता है और फोर्स पूछ लेता है, तो आप एफ इक्वल टू ये भी याद रखेंगे क्यू नोट इंटू ई, या फिर एफ इक्वल टू क्यू ई भी कह देते हैं। जैसे क्यू नोट को टेस्ट चार्ज मैंने बोला है, कई बार इसको क्यू भी कह देते हैं, तो एफ इक्वल टू क्यू ई ये भी एक फॉर्मूला होता है, हमारे काम का है, हमें याद रखना है। ठीक है, आई होप यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बताओ, किसी को कोई समस्या तो नहीं है? नो, नो, इजी है, समझ आ गया, ओके बढ़िया। आगे चलते हैं। अच्छा नोट करते चल रहे हो ना मेरे साथ? वैसे मैं फाइल भेज दूंगा बट थोड़ा थोड़ा नोट करते चलना ताकि चीजें क्लियर हो। अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी अभी मैंने बता दिया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा। तो भैया अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसके पास एक टेस्ट चार्ज मानो जो कि पॉजिटिव होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, जिस तरफ फोर्स लगता है। और अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, आपने कहा नहीं सर मेरा तो टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज नेगेटिव है, तो इसका मतलब अगर यहां पे आप कोई टेस्ट चार्ज रखेंगे तो ये सोर्स चार्ज उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ हो जाएगा। ओके सर, क्लियर है? फॉर्मूला शीट बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, फॉर्मूला शीट बनाते रहो, बट कॉन्सेप्ट भी थोड़े थोड़े याद रखना क्योंकि न्यूमेरिकल के साथ कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चन बनते हैं ना। तो पॉजिटिव में रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव के लिए रेडियली इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। एक और बात, अगर मान लो यहां पे पॉजिटिव चार्ज की प्लेट रखी है और यहां पे नेगेटिव चार्ज की प्लेट रखी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? तो आपको पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ जाता है और नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रहा होता है। तो यहां से जाएगा नेगेटिव पे पहुंचेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ओके चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स और फील्ड के बीच का रिलेशन। देखो ये दो डायग्राम आपके सामने लिखे हुए हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ईस्ट की तरफ है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज रखा है। तो जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा होता है तो उसके ऊपर फोर्स किस तरफ लगता है? मैंने आपको बताया था अभी कि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। तो ये रहा आपका फोर्स, बाकी फॉर्मूला आपको पता ही चल गया। एफ इक्वल टू कितना, क्यू इंटू ई, ये आपका है सेम डायरेक्शन। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता, अगर कोई नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है तो उसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। फॉर्मूला उसका भी वही होगा, एफ इक्वल टू क्यू ई, और कुछ नहीं। बात एक ही है ना। पॉजिटिव चार्ज के फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। ठीक है, ओके। जैसे कि एक सिनेरियो मानते हैं, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है। लेट सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके अंदर दो चार्ज रखे हैं। एक रखा है प्लस क्यू चार्ज, और एक रखा है माइनस क्यू चार्ज। ठीक है। अब मुझे बताना है कि दोनों पे फोर्स किधर किधर लगेगा। तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स। ठीक है, ओके। अब मुझे सोच के बताना, इन दोनों में से ऐसा कौन सा चार्ज है जिसके वेट को ये फोर्स बैलेंस कर सकता है, जिसके फोर्स को ये बैलेंस कर सकता है, वेट को ये बैलेंस कर सकता है। पिछली वाली स्लाइड में सेम डायरेक्शन है, मैं समझ नहीं पाया, ना बोल के बता दो, क्या डाउट है आपका। हम्म। हाँ, क्योंकि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में लगते हैं, मैंने हर जगह यही करा है फोर्स। आ ओहो हो, कंफ्यूज हो गए आप थोड़ा थोड़ा सा। आओ समझो, देखो, मैं कह रहा हूं, इसको भूल जाओ। मैंने कहा यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। यस, ये बात तो सच है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज रखा है जो कि नेगेटिव चार्ज है। अब आप मुझे सोच के बताना, ये नेगेटिव चार्ज किस तरफ जाएगा, राइट या लेफ्ट, राइट या लेफ्ट, सोच के बताना। भाई नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो ये तो लेफ्ट में जाएगा ना। मैं ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है तो वो किधर भी जा सकता है। पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएगा। वो आप खुद से जज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। ओके, बाकी यहां पे समझो, मैंने बताया अभी अभी कि पॉजिटिव पे ऊपर लग रहा है और नेगेटिव पे नीचे लग रहा है, ये बात क्लियर है। अब दोनों का वेट तो नीचे की डायरेक्शन में होगा ना, दोनों का वेट डब्ल्यू, इसका वेट भी नीचे की तरफ, इसका वेट भी नीचे की तरफ। अब आप मुझे बताओ, इन दोनों में से कौन सा चार्ज है जो बैलेंस हो सकता है, जो हवा में टंगा रह सकता है। वो है पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ अलग अलग फोर्स लग रहे हैं। एक कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और जो वेट है वो बराबर हो सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। कहते हैं कि मेरे पास एक चार्ज है, उसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए कि हवा में सस्पेंडेड सिचुएशन बन जाए, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स और वेट बैलेंस हो जाए। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, आप इलेक्ट्रिक फोर्स को वेट के बराबर कर सकते हो, और आपको पता है इलेक्ट्रिक फोर्स होता है क्यू ई, और वेट कितना होता है बेटा, वो होता है एम जी। तो क्यू ई को एम जी के बराबर रख के इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाला जा सकता है, विच इज एम जी बाई क्यू। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपसे पूछा हुआ है, बच्चे वाला क्वेश्चन है, बट आपको डायरेक्शन से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। वही ये क्या, हाँ हाँ। अच्छा, नेगेटिव पे फोर्स किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट लगता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो नेगेटिव पे फोर्स किधर लगेगा, नीचे, तो आपने नीचे लगाया। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो पॉजिटिव पे फोर्स किधर लगेगा, ऊपर, आपने फोर्स ऊपर लगाया। बाकी वेट तो हमेशा नीचे ही लगता है भाई, वेट तो ग्रेविटी की वजह से लग रहा है। हाँ, तो दोनों केस में वेट नीचे है। अब आप सोच के बताओ, क्या सेकंड केस में वेट और एफ कभी बैलेंस हो सकते हैं, दोनों ही नीचे हैं। नहीं, बस फर्स्ट केस में तो हो सकते हैं पॉजिटिव के लिए। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन गई कि जिसमें ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स बराबर हो गया, तो ये हवा में टंग जाएगा ना ऐसे ही, ना ऊपर जाएगा ना नीचे। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। ओके, हाँ हाँ, उसका नीचे क्यों लिया, ये वाली चीज समझ में आई थी आपको इधर, कि अगर मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ है तो उसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि एक तरफ बहुत सारा पॉजिटिव होगा, एक तरफ बहुत सारा नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, राइट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, इसका मतलब कुछ ऐसा सिनेरियो है, अगर इसके अंदर नेगेटिव चार्ज बैठा हुआ है,
तो खुद भी तो सोचो, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो क्या नेगेटिव नेगेटिव के पास जा सकता है? आंसर इसमें रिपेल होगा। और पॉजिटिव कह रहा है मेरे पास आ जा, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ही लाएगा ना फोर्स। तो किसी भी नेगेटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है। अब यहाँ इस वाले क्वेश्चन में जो मैंने डायग्राम बनाया, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनाया हुआ है? ऊपर। तो फोर्स किधर लगेगा? नीचे। नीचे लगेगा, सिंपल। बस इतनी सी बात है, ठीक है। ऑलराइट, चलिए जी आगे बढ़ रहे हैं अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। वैसे काफी बातें हमने कर भी ली। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं दोबारा बता दे तो, हाइपोथेटिकल कर्व्स होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, और ये भी बताते हैं कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है। इंटेंसिटी धीरे धीरे कम हो रही है कि धीरे धीरे बढ़ रही है। जैसे कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आपको ड्रॉ करनी हो, तो मैंने बताया आपको रेडियली आउटवर्ड्स लाइंस बना दो कुछ इस तरीके से, ये आपका पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाएगा। तो इस डायग्राम से आप दो बातें गैस कर सकते हैं। कौन कौन सी दो बातें? कि भैया अगर कोई भी टेस्ट चार्ज इसके पास आएगा तो वो रेडियली आउटवर्ड भागेगा। दूसरी बात, अगर कोई दो पॉइंट आप एज्यूम करें, एक पॉइंट यहाँ पे ए और दूसरा पॉइंट यहाँ पे बी, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ए पॉइंट पे ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है या बी पॉइंट पे ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है? तो जवाब होगा सर ए पॉइंट पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि ए पॉइंट पे जो लाइंस है वो थोड़ा पास है, धीरे धीरे लाइंस दूर चली जा रही है। इसका मतलब ज्यादा इंटेंसिटी मतलब लाइंस पास होनी चाहिए, कम इंटेंसिटी मतलब लाइंस दूर हो जानी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की शेप से, उनका देख के कि वो दूर जा रही है पास जा रही है, इससे आप गैस कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है कि घट रहा है। इसका मतलब किसी भी चार्ज से दूर जाने पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिड्यूस होने लग जाता है, उसकी वजह से उसकी लाइंस दूर जाने लगती हैं। और जैसे जैसे दूर जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इवेंचुअली कितना हो जाएगा? लगभग लगभग जीरो के बराबर हो जाएगा। तो इस सिनेरियो में आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नॉन यूनिफॉर्म? क्या ये हर जगह कांस्टेंट है या धीरे धीरे चेंज हो रहा है? आपने कहा सर ये तो चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया जा रहा है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दो टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकते हैं। एक यूनिफॉर्म जो हर जगह सेम हो, चाहे आगे जाओ चाहे पीछे, लाइंस बिल्कुल पैरेलल होंगी तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बट अगर लाइंस पैरेलल नहीं होंगी तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इतनी बात क्लियर हो रही है? यस सर। हाँ जी, तो ये पॉजिटिव का डायग्राम बना लो। इसके बराबर में ही मैं एक नेगेटिव का भी डायग्राम बना देता हूं। नेगेटिव के केस में क्या होगा? लाइंस विल बी रेडियली इनवर्ट्स, अंदर की तरफ आएंगी लाइंस। किसी भी नेगेटिव चार्ज के पास अगर एक टेस्ट चार्ज रखोगे, तो टेस्ट चार्ज को नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। आपको बताया मैंने अभी अभी, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है। और कुछ इस तरीके से आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस बन जाएंगी। मतलब इसका भी वही है, चार्ज के पास ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चार्ज से दूर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। डायरेक्शन हमने एरो से दिखा दी। तो ये अभी के लिए आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज का डायग्राम बनाया। आइसोलेटेड मतलब अकेला, इसके आसपास कोई नहीं है। और आइसोलेटेड नेगेटिव का डायग्राम बनाया। बट अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव का एक पेयर बना दे और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाए, तो वो कैसे बनेगी? आइए वो भी देख लेते हैं। इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। मान लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज पास पास रखे हुए हैं, तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा दिखेगा? तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। कुछ लाइंस ऐसे जा रही होंगी, पॉजिटिव से निकलेगी नेगेटिव, ऐसे ही पॉजिटिव से निकलेंगी नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट हो जाएंगी, पॉजिटिव से निकलेंगी नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाएंगी। कुछ लाइंस ऐसे निकलेंगी, ये इधर, ऐसे ही कुछ लाइंस यहां से निकलेंगी, कुछ इधर। दोनों तरफ सिमेट्रिक डायग्राम बनना चाहिए, कोशिश करना। बाकी ये नेगेटिव पे कुछ लाइंस ऐसे आएंगी, पॉजिटिव से लाइंस जाएंगी। तो कुछ चीजें आप खुद से भी नोटिस कर सकते हो कि सारी लाइंस पॉजिटिव से हमेशा निकल रही हैं और सारी लाइंस नेगेटिव की तरफ आ रही हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से ओरिजिनेट होता है, नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, हमेशा हर एक लाइन 90 डिग्री पे बनाई है मैंने। देखो किसी भी लाइन की शुरुआत करी है तो वो 90 डिग्री पे करी है। तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी चार्ज से या फिर मेटल की सरफेस से परपेंडिकुलर निकलती है। अगर कोई ये मेटल है तो लाइन हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी। कोई भी लाइन ऐसे नहीं हो सकती कि सर देखो ये निकल गई लाइन, ये क्योंकि 90 डिग्री नहीं है इसलिए ऐसे लाइन नहीं निकल सकती। लाइन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही निकलती है, क्योंकि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस आगे पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए बात याद रख लेना कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेटल की सरफेस से कितने एंगल पे निकलती हैं? 90 पे। और कितने एंगल पे वापस से टर्मिनेट होती है? 90 पे।
90 से ही जाएंगी, 90 पे ही आएंगी, बीच में कर्व हो सकती है। ठीक है, ओके ओके। यहाँ पे एक बात आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि जितनी लाइंस पॉजिटिव से निकली हैं उतनी ही लाइंस नेगेटिव पे पहुंची हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इनका जो रेशो है या फिर इनकी जो वैल्यू है, इनका जो मैग्नीट्यूड है, वो बिल्कुल बराबर है। तो -q और +q, ये दोनों के दोनों इक्वल हैं। तो लाइन से कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड का भी अंदाजा लग जाता है। कई बार आपको ऐसा डायग्राम दिखेगा कि एक से ज्यादा लाइंस निकल रही होंगी, दूसरे पे कम लाइंस पहुंच रही होंगी। इसका मतलब जिससे ज्यादा लाइंस निकल रही है मतलब वो ज्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज है, और उसके पास कम पहुंच रही है वो कम मैग्नीट्यूड का चार्ज है। ठीक है, तो अभी के लिए ये बना दो, मैं आगे भी बात करूंगा। मान लो एक डायग्राम ऐसा बना, यहाँ पे पॉजिटिव था और यहाँ पे नेगेटिव बना। यहाँ पे एक लाइन, फिर आपको दी दूसरी लाइन, देन थर्ड, देन फोर्थ, फिफ्थ, और कुछ ऐसे बनाया। कितनी लाइंस पॉजिटिव से निकल रही है? 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ पे कितनी पहुंच रही है? 1 2 3 7। एक लाइन को हटा ही देते हैं बिना बात के, ये तो रेशो अच्छा नहीं लगेगा आपको, इसको हटा दो। कितनी लाइन होगी? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि अगर ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2, तो Q1/Q2 का रेशो बता दो। तो क्या आप गैस मार सकते हैं कि कितना रेशो होगा Q1/Q2 का? नंबर ऑफ लाइंस काउंट कर लो। यहाँ पे कितनी लाइंस निकल रही हैं? 6, तो ऊपर लिखो 6, और नीचे कितनी है पहुंच रही है? 2, तो कितना आएगा? 3:1। बट एक और बात का ध्यान रखना है, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इसको प्लस और इसको माइनस लिख देना, मतलब रेशो -3:1 होगा। ठीक है, लाइंस की डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है। अच्छा, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव, क्या बेटा? मैंने बताया ना, चार्ज से जितना ज्यादा बड़ा चार्ज होगा उतनी ज्यादा लाइंस निकलेंगी। मतलब चार्ज का अमाउंट और नंबर ऑफ लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो रेशो तो निकाला ही जा सकता है ना, ज्यादा बड़ा चार्ज ज्यादा लाइन है टोटल, तो रेशो लाइन से ही निकलता है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर नहीं पूछ रहा हूं मैं कितना चार्ज है, मैंने सिर्फ ये पूछा कि रेशो कितना है, तो रेशो बता दिया मैंने, है ना। अच्छा, दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, दोनों अगर नेगेटिव चार्ज होते, तो कैसा डायग्राम बनता? आइए जल्दी से वो भी देख लेते हैं। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज बना दिए जाएं, तो अगर दो पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों से ही लाइंस निकलेंगी। ऐसा तो है नहीं कि एक पॉजिटिव से निकलेंगी दूसरे पॉजिटिव पे टर्मिनेट हो जाएंगी, तो ये टर्मिनेट तो होने वाली है नहीं। तो इनका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनता है। बीच में एक पॉइंट होगा जहां पे, जिसको नल पॉइंट बोलेंगे, जिसपे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। लेफ्ट वाले पॉजिटिव का इफेक्ट और राइट वाले पॉजिटिव का इफेक्ट दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक लाइन बना दे रहा है इस तरीके से, बिल्कुल बीच में एंगल बाइसेक्टर समझ लो इसको, बिल्कुल ये इस लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, और कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा आपका। याद रखना दोनों तरफ सिमेट्रिक होना चाहिए, कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। लाइक दिस। अगर ये दोनों चार्ज नेगेटिव होते तो क्या होता? सेम डायग्राम बनता। क्या फर्क होता? ये जो एरोस जाने वाले हैं वो एरोस आने वाले बन जाते हैं। अगर ये दोनों नेगेटिव होते तो बिल्कुल आइडेंटिकल डायग्राम बनता, बस जो एरोस बाहर की तरफ लगाए हैं वो अंदर की तरफ लगा देते। ठीक है, रेडियली इनवर्ट, बिल्कुल सही बात है। क्या बेटा? हाँ जी, बट रेशो में तो आप कैसे भी लिख लो ना, रेशो तो आप वैल्यू लिख रहे हो, आंसर तो -3/1 ही लिखोगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? सो तो नहीं गए तुम लोग यार? जागे हैं सर, जागे हैं। चलो आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। मैंने बताया दो टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपका अलग अलग छोटे छोटे पॉइंट चार्ज, डिस्क्रीट, और एक कंटिन्यूस। तो पहले डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सबको याद है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं? पॉइंट चार्ज का। पॉइंट चार्ज मतलब छोटा सा चार्ज,
है ना। यहाँ पे रखा है चोट, ये कौन सा चार्ज है, इसको हम सोर्स चार्ज कहेंगे। मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ, ये हमारा सोर्स चार्ज है। इसकी वजह से आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट पी है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और मैंने बताया था जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहां पे आप क्या एज्यूम करते हो, एक छोटा सा टेस्ट चार्ज। तो आपने अपने मन से यहाँ पे क्यू नोट एज्यूम कर लिया। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था तो आपने कहा सर एफ बाई क्यू नोट। अब एफ क्या है, एफ है फोर्स, जो कि हम गुलाम अंकल से कल हम पूछ के आए थे कि भैया कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं कोई बताएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा क्यू नोट, क्यू नोट ने क्यू नोट मर गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सुंदर सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में टेस्ट चार्ज आएगा या नहीं आएगा। आंसर इज सर नहीं आएगा। टेस्ट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या मतलब है, सोर्स के जो फोर्स का फॉर्मूला था उसमें से एक चार्ज हटा दो, मतलब बेसिकली टेस्ट चार्ज हटा दो, इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर, कैपिटल क्यू सोर्स चार्ज है, याद रखना ये बात। अच्छा सर, आर स्क्वायर तो आएगा ही क्योंकि फोर्स में आर स्क्वायर आया था। समझ आ रहा है यहां तक। सर अगर बीच में एयर को हटा के कोई दूसरा मीडियम रख दिया तब क्या होगा, तो कुछ भी नहीं होगा। ये जो कांस्टेंट है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे बस एक एप्सिलॉन आर और आ जाएगा। मैं कल इस बारे में काफी अच्छे से बात कर चुका हूँ। एप्सिलॉन आर को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, जो मीडियम्स के हिसाब से बदलता रहता है। ठीक है, याद आ रहा है, चलो जल्दी से इतना नोट करो, नोट करो। मैं एक जरा एक सेकंड में आता हूँ, इसको नोट करो। हाँ जी, चले आगे। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। चल रहे हैं आगे हम। नेक्स्ट, अब बात करते हैं ग्राफ के बारे में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा। तो अभी अभी हम देख के आए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर के साथ कैसे रिलेटेड है, 1/r स्क्वायर से। तो जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, नोट कर लो, कुछ ऐसा कर्व नीचे की तरफ जाते हुए, स्ट्रेट लाइन ना बना देना, ऐसा कर्व बनेगा। ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। डन। थोड़ा जल्दी जल्दी बना लो सभी लोग। ये हो गया आपका पॉइंट चार्ज। अब सर एक साथ कई सारे पॉइंट चार्ज आ गए तो कैसे निकलेगा। तो कल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में बात हुई थी कि अगर 10 छोटे छोटे चार्ज रखे हैं तो सबका अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और सबके इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टोरियली ऐड कर दो। तो मतलब कोई नया फॉर्मूला नहीं है, सबका अलग अलग निकाल लेंगे हम, और फिर हमें वेक्टर निकालना आता है, वेक्टर हम लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी है या फिर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका डेरिवेशन तो मैं नहीं करा रहा हूं, तुम्हें पता है डेरिवेशन का कोई खास सेंस नहीं है। तो इसका फॉर्मूला समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग खोल लो, अभी से ही मैं बता देता हूँ। आपके पास एक फाइनाइट लेंथ की वायर है, फाइनाइट लेंथ। हाँ जी बेटा। जो- हम्म, तब से बात तो कर रहे हैं डायरेक्शन डायरेक्शन। हाँ, मैंने बताया ना वेक्टोरियल ही ऐड करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में कल यही तो बात कर रहे थे कि वेक्टोरियल ही ऐड करना है। कल हमने फोर्स निकाले थे बहुत सारे, तो उन सबको वेक्टोरियल ही तो ऐड किया था, इसको भी वेक्टोरियल ही ऐड करेंगे। ठीक है, हाँ सिंपल ऐड नहीं कर सकते। वो तो डिपेंड करेगा ना पोजीशन कहाँ है चार्ज की, कोई नीचे फोर्स लगा रहा है कोई ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो भैया देखना पड़ेगा। ओके, चलिए सर अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। लाइन चार्ज मतलब तीन टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, लाइन, एरिया और वॉल्यूम। अभी लाइन वाला आपके सामने आ गया कि एक फाइनाइट लेंथ का वायर है। फाइनाइट मतलब ऊपर और नीचे वाला पॉइंट आपको दिख रहा है, आपके सामने है इसकी लेंथ आपके। तो इस इसके पूरे के ऊपर छोटे 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 चार्जेस हैं, और मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है लेंथ के ऊपर। तो यहाँ पे लेमडा वाली बात करनी पड़ेगी। लेमडा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी। कल भी मैंने बताया था लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है बेटा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, या फिर इसको डी क्यू बाय
dx भी लिखा जा सकता है। कल हम ये सब डिस्कस कर चुके थे। खैर, इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट बताऊंगा। तो इस चार्ज, लीनियर चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट, यहाँ पे कोई एक पॉइंट मान लो, वो जरूरी नहीं है वो पॉइंट बिल्कुल बीच में हो, क्या पता वो ऊपर हो, क्या पता वो नीचे हो, कहीं भी हो सकता है। इसके सामने कहीं पे भी कोई एक पॉइंट मान लो, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब होता क्या है देखो, जब अगर पॉइंट बिल्कुल बीच में है तो फिर तो एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इधर की तरफ। बट पॉइंट अगर ऊपर या नीचे ले लिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं बीच में आ जाता है, मतलब ना तो बिल्कुल सामने होता ना बिल्कुल नीचे होता, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं बीच में होता है। तो हम टेंशन में आ जाएंगे, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, कभी नीचे है, कभी सामने है। तो हमने इसको आसान करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट मान लिए। एक कंपोनेंट इस तरफ रहेगा और एक कंपोनेंट नीचे या ऊपर आ सकता है, मतलब एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में होगा और एक कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में होगा। तो दो फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे। अब ध्यान से समझना, ये आपका फाइनाइट लेंथ का वायर है। इसकी वजह से पॉइंट पी पे आपको क्या बताना है, फोर्स बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो बेसिकली आपने क्या करा, इस पॉइंट पी को दोनों एंड से मिला दिया। दो एंगल बने, एक बना अल्फा, एक बना बीटा, एक बना अल्फा, एक बना बीटा। एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं ऊपर वाले को अल्फा और नीचे वाले को ले लेते हैं बीटा। ऊपर की तरफ अल्फा अच्छा लगता है, नीचे की तरफ बीटा अच्छा लगता है। तो यहाँ के फॉर्मूले में भी ये अल्फा बीटा हो जाएगा, तो हम चेंज कर लेंगे, कोई बात नहीं। ओके, ऊपर वाला अल्फा, नीचे वाला बीटा। हमने क्या करा, ऊपर वाले एंगल का वैल्यू वो क्वेश्चन में बताएगा, नीचे वाले एंगल का वैल्यू भी क्वेश्चन में पता चल जाएगा। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दो हुए, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में। दिस इज ई एक्स, जो कि एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये आपका ई वाई। दोनों के अलग अलग फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला ये है एक्स डायरेक्शन का, के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब आप सोचेंगे सर ये के क्या है, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, के कूलम्ब्स कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के बोला है। लैम्डा क्या है, मैंने अभी अभी बताया, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्वेश्चन में दी जाएगी। आर क्या है, उस पॉइंट पी का इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है आपका आर। तो के लैम्डा आर आपको दिया जाएगा, अल्फा बीटा क्वेश्चन को देख के हम बता देंगे। तो ई एक्स का वैल्यू याद रखना है, के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। और ई वाई का वैल्यू याद रखना है, के लैम्डा बाई आर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। दो फर्क हैं, एक तो साइन की जगह कॉस आ गया, यहाँ पे साइन अल्फा साइन बीटा था, यहाँ पे कोस अल्फा कोस बीटा है। यहाँ पे बीच में प्लस था, यहाँ पे बीच में माइनस आ जाएगा। तो फॉर्मूला बनेगा के लैम्डा बाय आर ब्रैकेट कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। ठीक है, ये ई वाई का फॉर्मूला है। वैसे तो इसके प्रॉपर डेरिवेशन होते हैं, बट डेरिवेशन हम नहीं करा रहे हैं, बस इसको याद रख लेना। तो सर क्या कभी इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, क्या कभी इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आया है? तो जवाब है सर, एग्जैक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया, बट इसकी हेल्प से एक क्वेश्चन बना के आगे जाके, मतलब इसका यूज करके दूसरा फॉर्मूला बनता है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ रखे हैं। तो इन दोनों को नोट कर लिया हो तो मुझे बताओ, आगे चलेंगे। के फॉर्मूला याद रख लेना, के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, के लैम्डा बाई आर कोस अल्फा माइनस कोस बीटा। ओके, डन डन डन। अब इसमें कुछ केस हैं, कुछ केस मतलब ये तो फाइनाइट लेंथ है, मैं हो सकता है इसको इनफाइनाइट लेंथ की वायर मान लूं। इनफाइनाइट मतलब ये वाला पॉइंट धीरे 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 ऊपर ऊपर जाते 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 जाते, मतलब आपका अल्फा बढ़ते 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 कितना हो जाएगा, अगर इसकी लेंथ को बढ़ाता चला जाऊं तो आपका अल्फा बढ़ते 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 एक टाइम पे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा लगभग। ऐसे अगर नीचे से भी इसकी लेंथ को बढ़ाता चला जाऊं तो आपका बीटा बढ़ते 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 कितना हो जाएगा एक टाइम पे, वो भी 90 हो जाएगा। तो अगर मैं आपको बोलूं कि मेरी जो वायर है उसका लेंथ इनफाइनाइट है, अगर मेरी वायर है उसका जो लेंथ इनफाइनाइट है, इफ, अगर शायद नीचे भी लिखा हो, उसमें लिखा है क्या, हाँ ये रही, इफ वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, इसका मतलब अल्फा और बीटा का वैल्यू कितना मान लिया जाएगा, आपने कहा सर 90 डिग्री मान लिया जाएगा। तो ये आपकी वायर बहुत लंबी हो गई, ऊपर भी बहुत दूर तक और नीचे भी बहुत दूर तक, ऊपर भी डॉटेड बना दो, नीचे भी डॉटेड बना दो। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर मैं आपसे पूछूं ई एक्स का वैल्यू कितना होगा तो मुझे बता दो। आपने कहा सर के लैम्डा बाई आर साइन 90 प्लस साइन 90। बेटा साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, बता दो, 1 होता है ना। तो कितना आएगा, 2 के लैम्डा बाई आर। और ई एक्स का वैल्यू इस तरफ होता है ना, ई एक्स, ये है ना ई एक्स। अब अगर मैं आपसे पूछूं ई वाई बता दो तो कितना आएगा, तो सर ई वाई आएगा 0। क्यों आएगा सर 0, निकाल के देख लो जरा। ई वाई निकाल के देखो कितना आएगा, के लैम्डा बाई आर कोस अल्फा माइनस कोस बीटा। अल्फा बीटा दोनों 90 हैं, तो कोस 90 माइनस कोस 90 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर कोई इनफाइनाइट लेंथ की वायर है, हाँ जी बेटा 90 कैसे माना, ओके देखो ध्यान से समझना, ये एक वायर है,
अभी फाइनाइट मान रहा हूं, ये पॉइंट पी है, अभी इसका एंड ये है और ये इसका अल्फा है। अब मैंने इसकी लेंथ को थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो क्या मेरा अल्फा थोड़ा सा बढ़ गया? यस। लेंथ को और बढ़ा दिया, तो क्या मेरा अल्फा थोड़ा सा और बढ़ गया? इसकी लेंथ को और बढ़ा दिया, क्या मेरा अल्फा और बढ़ गया? और मैं इसकी लेंथ को बढ़ाता चला जा रहा हूँ, बढ़ाता चला जा रहा हूँ, बढ़ाता चला जा रहा हूँ, तो मेरा अल्फा धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो अगर मैं बहुत ही ऊपर तक बढ़ा दूं तो मेरा अल्फा मैक्सिमम कितना हो सकता है? लगभग लगभग 90। एग्जैक्ट 90 तो नहीं, मतलब लगभग लगभग 90 से थोड़ा सा कम की बहुत। अगर मैं वायर की लेंथ बढ़ाता चला जाऊंगा तो मेरे एंगल को धीरे धीरे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एंगल किस किस के बीच का ले रहे हैं? एंगल हमेशा इसके कॉर्नर को टच करके बना रहे हैं ना। तो इसका कॉर्नर अगर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो मेरा एंगल भी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो इनफाइनाइट में कहते हैं कि बहुत लंबी वायर है, तो अल्फा बढ़ते बढ़ते लगभग 90 के बराबर हो जाता है। आया कुछ समझ थोड़ा थोड़ा? है ना? तो इनफाइनाइट लेंथ में अल्फा और बीटा 90 कर दिए। तो इस केस में याद रखना है कि जब भी कोई वायर जिसकी लेंथ इनफाइनाइट होती है, उस केस में सिर्फ एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो जैसे कि ये इनफाइनाइट लेंथ की वायर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ किस तरफ है? सिर्फ इस तरफ होगा, सिर्फ इस तरफ। कितना होगा? 2k λ/r, इनफाइनाइट लेंथ वाला केस। नोट कर लो। नेक्स्ट, आगे बढ़ूं? चलें आगे। अगर आपकी वायर इनफाइनाइट ना हो, आपकी वायर सेमी इनफाइनाइट हो। सेमी इनफाइनाइट मतलब? सर सेमी इनफाइनाइट का मतलब है एक एंड तो बहुत ही ज्यादा दूर है और दूसरा एंड बस यही है, इसी के सामने पॉइंट पी है। इफ पॉइंट पी लाइज नियर वन एंड ऑफ द इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इसको सेमी इनफाइनाइट भी कह देते हैं। या फिर ये बोलो कि एक पॉइंट जो जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो एक एंड के बिल्कुल सामने है और दूसरा एंड बहुत दूर है, इनफाइनाइट बहुत दूर। तो इस केस में आपका अल्फा कितना माना जाएगा? आपने कहा 90। बट आपका बीटा कितना माना जाएगा बेटा? बीटा माना जाएगा 0। क्योंकि इस लाइन से बीटा ढूंढने चलोगे, नीचे तो वायर है ही नहीं, वायर तो ऊपर ऊपर है, तो अल्फा तो है, बीटा है ही नहीं। तो अब जब आप ई एक्स और ई वाई निकालेंगे तो ई एक्स बताओ जल्दी से कितना आएगा? k λ/r, ब्रैकेट साइन 90 प्लस साइन 0, साइन 91 साइन 0 0, तो आंसर आया k λ/r। इसी तरीके से आप ई वाई निकालेंगे तो कितना आएगा? जल्दी बताओ। k λ/r cos अल्फा माइनस cos बीटा। cos अल्फा मतलब cos 90 माइनस cos 0। cos 90 कितना होता है? cos 90 कितना होता है? चलिए बोलो। 0 होता है, तो 0 माइनस cos 0 होता है 1। तो आंसर आया माइनस k λ/r। इसका मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, k λ/r, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। देखो माइनस लिखा है ना इसके सामने, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में कितना? k λ/r। ओके। तो मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, एक्स में भी होगा वाई में भी होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, चलिए बताओ। √2 टाइम्स, वेल डन, √2 टाइम्स k λ/r। ये बात हम कल भी कर रहे थे, अगर दो इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्सेस हो 90 डिग्री पे तो उनका रिजल्टेंट √2 टाइम्स हो जाता है। अगर 60 डिग्री पे हो तो √3 टाइम्स हो जाता है, और अगर 120 डिग्री पे हो तो इक्वल रहता है। कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो ये बात भी खत्म हो गई। ओके। तो फाइनाइट लेंथ भी कर लिया, सेमी इनफाइनाइट लेंथ भी कर दिया, और मतलब फाइनाइट कर लिया, इनफाइनाइट कर लिया और सेमी इनफाइनाइट भी कर लिया। ओके। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहीं बीच में इस तरफ आएगा बेटा, इस तरफ कहीं ई नेट बैठेगा आपका। ऑलराइट। किसी को कोई दिक्कत? नो सर, आ रहा है समझ। चलिए अब इसके बाद अगली शेप की तरफ बढ़ते हैं। चार्ज सर्कुलर रिंग। चार्ज सर्कुलर रिंग, एक रिंग है तो लीनियर है रिंग, मैंने आपको बताई थी। रिंग के ऊपर भी पॉइंट पॉइंट चार्ज होता है, तो रिंग का मतलब एक लेंथ होती है, सरकमफ्रेंस। तो पूरे के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, तो यहाँ पे भी लैम्डा का यूज किया जा सकता है, करे या ना करे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। उस रिंग का रेडियस मान लेते हैं आर है, उसके ऊपर चार्ज मान लेते हैं क्यू। इस रिंग के एक्सिस के ऊपर एक रिंग है, उसके एक्सिस के ऊपर एक यहाँ पे पॉइंट पी है। तो इस सारे चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी के ऊपर कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो इस सिनेरियो में आपको एक तो ये वाला डिस्टेंस मानना पड़ेगा
कि सेंटर से कितना दूर है वो डिस्टेंस, तो आपने मान लिया x डिस्टेंस दूर है। बाकी रेडियस भी कांस्टेंट है इसका, और इसके ऊपर चार्ज कैपिटल Q ये भी कांस्टेंट है। तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इमेजिन करो कि P पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रखा है, तो ये जितना भी चार्ज है टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, चारों तरफ से ऐसे करके फोर्स लगा रहा होगा। उस सारे फोर्सेस की वजह से अब पी पॉइंट पे फोर्स, इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा, इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा, इधर लगेगा, ऊपर लगेगा, इधर लगेगा। तो सारे फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो किधर बैठेगा? सोच के बताओ। ये पॉइंट चार्ज इधर से सारे चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये अल्टीमेटली किधर भागेगा? ये टेस्ट चार्ज, सोच के बताओ। इसका मोशन किस तरफ हो? इसका मोशन होगा टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। सारे फोर्स का रिजल्टेंट एक्स की तरफ बैठेगा, वाई वाले फोर्स सारे कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ नेट फोर्स बचेगा एक्स की तरफ, सिर्फ एक्स की तरफ। तो टेंशन नहीं लेनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही बैठने वाला है, यही आपका ई नेट है, जो आपको ई लिखा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? ये लिखा है, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम के कह रहे हैं, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये फॉर्मूला होता है। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? क्या ये सही बात सही है कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा? यस और नो? आंसर इज नो सर, नहीं है। कहाँ है? नीचे भी तो है एक्स, इसको भूल गए? नीचे भी तो है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। खुद भी सोचो ना, एक रिंग है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे तो घटना चाहिए ना। ऑब्वियस सी बात है, दूर जाओगे तो कम ही होगा ना। आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि एक्स बढ़ने पड़ेगा? तो ये नहीं है पहली बात। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो भी नहीं पता, कुछ अजीब सा ही रिलेशन है। ऊपर भी एक्स है, नीचे एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है, मतलब एक्स क्यूब है। तो कुछ अजीब सा रिलेशन है, इसको आप डायरेक्टली ऐसे नहीं समझ सकते। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि कोई रिंग है, उसके सेंटर की अगर मैं पूछूं कि इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, बताना जरा। कैसे पता जीरो? सर सेंटर का मतलब पी पॉइंट यहां पे पहुंच गया, मतलब एक्स का वैल्यू जीरो। एक्स का वैल्यू जीरो तो जीरो। इसका मतलब किसी भी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, बशर्ते सारा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। अच्छा, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ओके। बहुत दूर चले जाओगे, जब बहुत ही दूर इंफिनिटी पे पहुंच जाओगे, तो यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? बहुत दूर जाने पे भी इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब सेंटर पे जीरो, इंफिनिटी पे भी जीरो। बीच में क्या रहा इसका मतलब? इसका मतलब बीच में पहले बड़ा होगा और फिर घटा होगा, ऐसे हुआ होगा ना भाई। यहां पे जीरो, यहां पे जीरो, तो बीच में क्या हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ? इसका मतलब जैसे जैसे सेंटर से दूर गया, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हुआ होगा, फिर एक पॉइंट पे जाके मैक्सिमम हुआ होगा, और फिर से धीरे 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 डिक्रीज हुआ होगा। तो ग्राफ अगर आप इसका बनाओगे, तो आपका जो ग्राफ बनता है ना, वो कुछ ऐसा बनता है, सेंटर पे जीरो, फिर इंक्रीज करता है, और फिर फाइनली धीरे 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 अप्रोचिंग टू जीरो हो जाएगा कुछ। हम्म। बोलो। हाँ जीरो को हाँ देखो, जीरो पर टच नहीं करेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी आप ग्राफ में दिखा नहीं सकते ना कि ये पॉइंट इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी तो बहुत दूर है ना। तो अप्रोचिंग टू जीरो कह सकते हैं, और यहां पे हम जीरो को टच करा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है सेंटर कहाँ है, सेंटर पे जीरो है, हमें बिल्कुल पता है। तो सेंटर पे टच कराएंगे और वहां पे अप्रोचिंग टू जीरो करेंगे। और अगर मैं ये सेम ग्राफ लेफ्ट की तरफ बनाऊं, लेफ्ट की तरफ, तो ग्राफ कैसा बनेगा? भाई इस रिंग के राइट में भी तो ग्राफ बन सकता है, लेफ्ट में भी तो ग्राफ बन सकता है। तो लेफ्ट वाला ग्राफ ग्राफ बनाओगे, तो वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अब आप कहेंगे सर ये क्या बदतमीजी है, आप तो आदमी ठीक नहीं हो, क्या बना दिया आपने? कुछ ऐसा सही आइडेंटिकल सा ही ग्राफ ऐसे बनेगा बिल्कुल। अब मुझे बताओ मैंने ऐसा क्यों किया? राइट वाले ग्राफ को पॉजिटिव बनाया और लेफ्ट वाले ग्राफ को नेगेटिव बनाया, सोच के बता ना। है दोनों आइडेंटिकल? क्योंकि ये डायरेक्शन पॉजिटिव, बिल्कुल सही बात, क्योंकि हमने राइट वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है। तो अगर आप राइट में टेस्ट चार्ज रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में बनेगा, बट अगर आप लेफ्ट में रखेंगे तो उस पर फोर्स लेफ्ट में लगेगा। तो एक डायरेक्शन पॉजिटिवली है, एक नेगेटिवली है, ग्राफ सेम बनेंगे बट ऊपर नीचे। ठीक है। अगर कोई राइट को नेगेटिव और लेफ्ट को पॉजिटिव मान लेता, उसका ग्राफ उल्टा हो जाता।
राइट वाला नीचे बन जाता, लेफ्ट वाला ऊपर बन जाता, बट बनता सेम टू सेम। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है बड़ा सुंदर, आपसे कहता है अच्छा ठीक है, देखो एक पॉजिटिव चार्ज की रिंग है ना, अगर यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रहा है, इस तरफ, पॉजिटिव एक्स की तरफ। अगर उसी टेस्ट चार्ज को आप इधर रख दो तो वो किधर जाएगा, वो नेगेटिव एक्स की तरफ भागेगा। इसका मतलब दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भले ही सेम है, बट डायरेक्शन तो उल्टी है। अब ग्राफ में डायरेक्शन तो दिखानी पड़ेगी ना। अगर राइट वाले को पॉजिटिव की तरफ बना रहे हो तो लेफ्ट वाले को नेगेटिव की तरफ बनाओ, इसलिए उल्टा बनाया है। समझ रहे हो? यस। उड़ गए सर। इलेक्ट ओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में आप कह रहे हो कि उल्ट ऐसे बना दे, मतलब कुछ ऐसे बना दे, ऐसे। मैं देखो, सुनो मेरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड की डर, अच्छा, ओ, एक बात बताओ मुझे, जब तुम रिंग के लेफ्ट में जा रहे हो तो आपका आर किधर जा रहा है? आर भी तो नेगेटिव है। आर को कंसिडर नहीं करोगे? आर के साथ बदतमीजी कर रहे हो तुम, हैं? जब लेफ्ट में जा रहे हो तो आर भी नेगेटिव, ई भी नेगेटिव, तुम क्वाड्रेंट में टेंशन ले रहे हो। सर एक काम करते हैं, ग्राफ ऐसा बनाते हैं, टेन 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 टेन। ये थोड़ी ना बनता है, उधर बनाना पड़ेगा। ओके सर, ठीक है। अब इसमें अच्छा क्वेश्चन क्या बनता है बता देता हूँ, सोच समझ के। आपसे पूछेगा, अच्छा ठीक है, सेंटर पे जीरो, इन्फिनिटी पे जीरो है, ये बताओ मैक्सिमम कहाँ है? ये पॉइंट जो आप बना रहे हो, ये कि भैया एक जगह मैक्सिमम है, क्या, कितना कितना कितना, एक्स इक्वल टू, आहा, आहा, ना 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 ना, आहा, निकालने का तरीका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखो, उसको डिफरेंशिएट करो, डी ई बाई डी आर, डिफरेंशिएशन करके उसको जीरो पुट करो। मैक्सिमम मिनिमा कल बताया था ना, कि किसी भी का मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन करके जो इक्वेशन आती है उसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं, फिर वहां से वैल्यू निकलती है। सेम चीज इसमें भी करेंगे। और अगर मैंने आपको बोल दिया कि इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो, तो दो चार लोग तो फांसी अभी लगा लेंगे, सर हो गया मेरा, बस अब नीट वीट का पेपर तो नहीं दे पाएंगे, छोड़ देते हैं। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, और ना आपको डिफरेंशिएशन करने की जरूरत है। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आर बाई रूट टू निकल के आएगा। और अगर किसी का मन है कि नहीं सर मैं करके देखना ही चाहता हूं, तो करके देख सकता है, बहुत कोई डिफिकल्ट नहीं है। आर बाई रूट टू आंसर आता है। अगर स्मॉल एक्स का वैल्यू आर बाई रूट टू होगा, दोनों तरफ, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। इस तरफ नेगेटिव लिखना है वैसे, लेफ्ट की तरफ माइनस, और इस तरफ पॉजिटिव, ठीक है। किसी का मन है सर एक बार कर दो, किसी का मन है एक बार करें क्या? अरे छोड़ो सर, क्या रखा है। यस सर। देखो, तुम्हें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। इसमें ऊपर भी एक्स है, नीचे भी एक्स है, तुम्हें क्या निकालना है, डी ई बाई डी एक्स निकालना है सबसे पहली चीज। अब इसमें ऊपर और नीचे दोनों में वेरिएबल है, तो डिवीजन का फॉर्मूला होता है जब आप डिफरेंशिएशन करते हो, तो मल्टीप्लीकेशन रूल होता है, एक डिवीजन रूल होता है। ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो, नीचे वाले को एज इट इज मल्टीप्लाई करो, फिर एक माइनस का निशान लगाओ, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो, ऊपर वाले को एज इट इज लिखो, ऐसे कुछ करके होता है। उसके बाद आंसर आएगा, है ना, वो लगाना पड़ेगा इसमें। और इसको जब जीरो पुट करोगे तब जाके आपका मैक्सिमम मिनिमम, तब आपके एक्स का वैल्यू आर बाई रूट टू आएगा। बट ये वैल्यू अगर आप याद रख लेंगे तो ठीक है, भला हो जाएगा, आपका 15 मिनट बचेंगी, बचाना हो तो बचाओ, नहीं तो सर देख लो, आपकी श्रद्धा है। खैर, इतना समझ में आया क्या, मैं आगे बढ़ सकता हूं? हाँ जी। हाँ, एक्स में बना, मैंने इसको स्मॉल आर लिख दिया क्योंकि कई बार मैं एक्स पढ़ा देता हूँ, कहीं मैं आर पढ़ा देता हूँ, माय बैड, इसको एक्स कर लो, ठीक है। वो तो लिखने के ऊपर है, एक्स लिख लो या आर लिख लो, अभी इसमें डेरिवेशन में एक्स लिखा है तो एक्स लिख लो। ओके। बुरा ही मान गया बच्चे तो, ये तो गलत बात है, आपने एक्स को आर कैसे लिख दिया, बताओ। चले आगे। ग्राफ, ग्राफ तो बना ही चुके हैं हम, क्या ही बनाए इसे अब। ये ऐसे बना तो ये ऐसे बना, तो बन गया ग्राफ, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। ये रहा अगला फॉर्मूला, देख रहे हो? हम्म, ये क्या है? अभी हम क्या पढ़ रहे थे, किसी चार्ज रिंग की वजह से उसकी एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसमें क्या पढ़ रहे हैं, इसमें हमने क्या करा, रिंग का एक छोटा सा हिस्सा ले लिया, मतलब आर्क ले लिया, उस आर्क को हमने चार्ज दे दिया। उस आर्क की वजह से जिस रिंग का वो हिस्सा था, उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो जैसे कि ये कोई आर्क,
इस आर्क की वजह से इसके सेंटर पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हो। सामने डायग्राम बना है, तो ये आर्क का कुछ ना कुछ एंगल जरूर बनेगा सेंटर पे, मान लेते हो एंगल अल्फा बन रहा है। तो इस पूरी आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगा? तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल जो इसका ये एंगल बाइसेक्टर होता है ना, बिल्कुल उसके डायरेक्शन में बनेगा। पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ, नेगेटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ। सिंपल है। क्या फॉर्मूला होता है? 2k λ/r साइन अल्फा/2। अल्फा क्या है? ये जो एंगल है, बट याद रखना इस एंगल का जो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, वो एंगल का वैल्यू यहां पुट कर देंगे और हम आंसर निकाल लेंगे। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स आपके सामने बता देता हूं। फॉर्मूला एक बार लिख लो, 2k λ/r साइन अल्फा/2 डायरेक्ट अप्लाई करेंगे हम लोग। इसका पहला एग्जाम्पल है आपके सामने, ये रहा। क्या है सर ये? हाँ जी। फर्क बेटा किसी में एंगल के अंदर तो किसी में पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कितना एंगल है अच्छा बताओ? कोई बोलेगा एंगल 90 डिग्री, कोई कहेगा सर π/2। आपकी श्रद्धा है, रख लो। फॉर्मूला क्या है? 2k λ/r, आर रेडियस है, साइन 90/2 कितना होता है बेटा? 45 होता है। साइन 45 कितना होता है? साइन 45 होता है 1/√2। तो आपने 1/√2, अंडर रूट 2 से 2 कैंसिल हुआ तो ऊपर अंडर रूट 2 बचेगा, और आपका आंसर आएगा कितना? अंडर रूट 2 टाइम्स k λ/r, जो कि मैंने लिख दिया। मैंने बताया ना एंगल बाइसेक्टर के अलोंग आता है बिल्कुल। ठीक है, तो अगर ये क्वार्टर सर्कल आपके सामने कोई बना दे, 1/4 सर्कल, तो उसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंडर रूट 2 k λ/r आएगा। ओके। अच्छा सर, अगर ये क्वार्टर सर्कल की जगह हाफ सर्कल कर दें तो वही अल्फा का वैल्यू 90 से हटा के 180 कर देना। साइन 180/2 साइन 90 होता है, साइन 90 होता है 1, मतलब कोई मतलब नहीं रह गया, आंसर आएगा 2k λ/r। सिंपल है। डिग्री में रखना है कि रेडियन में, उसका सवाल ही खत्म हो गया, किसी में भी पुट करो। एंगल का वैल्यू तो आपको जानना ही पता है, आता ही होगा। ठीक है। हम्म। हम्म। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल आएगा जीरो। देखो बेटा, ये रही सर्कुलर रिंग, रिंग है ना ये इसका सेंटर है। अल्फा का वैल्यू कितना लोगे? 360 डिग्री लोगे। भाई पूरी रिंग है ना कंप्लीट। तो जरा फॉर्मूला पुट कर लो, आया कि नहीं? 2k λ/r साइन 360/2 कितना होता है? साइन 180। साइन 180 कितना होता है? जीरो होता है बेटा साइन 180 तो। आ बेटा, ये कंप्लीट रिंग है ना। जितना फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर वाली रिंग क्रिएट कर रही है नीचे की तरफ, उतना ही नीचे वाली सिमेट्री भी तो होनी चाहिए। अच्छा तुम कह रहे हो सर, हाँ, जहां सिमेट्री है वहां तो कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ कहाँ सिमेट्री है बताओ? इसका तो कोई उठा के ले गया 3/4 हिस्सा, इसका आधा लेके चला गया, तो सिमेट्री खत्म हो गई। सिमेट्री में जीरो होता है बेटा। क्या सभी लोग ये बात समझ पाए? हाँ जी। पक्का पक्का। एक डिफिकल्ट सा क्वेश्चन बना दूं इसके ऊपर, मतलब कोशिश करते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, डरना मत। चलिए आसान सा ही बनाऊंगा। ये रहा। ऐसे मेरा मन हुआ, मैंने डाला तो नहीं था, बट अभी अभी मुझे मन हुआ कि बना देते, तो मैंने बना दिया। ये रहा एक क्वेश्चन, सुंदर सा प्यारा सा ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन। ये एक इनफाइनाइट लेंथ की वायर है, ये डॉटेड लाइन बना दिया। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, इस तरीके से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और ये आपका सेमी सर्कुलर वायर है, और फिर आपकी ये सेमी इनफाइनाइट वायर। ठीक है। ये इसका सेंटर है, और इसका रेडियस है आर, ये जो भी सेमी सर्कुलर है। इस पॉइंट पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और किधर होगा, ये क्वेश्चन है। ये रहा क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा तुमने नहीं लिखी क्या? सर सो रहे थे हम लोग। ओके। k λ/r साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, k λ/r कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। मैंने जनरल फॉर्मूले लिख दिए बेटा, ये दोनों जनरल फॉर्मूले हैं फाइनाइट वायर के। अब आप देख लेना फाइनाइट का सेमी इनफाइनाइट कैसे बनता है, वो कैसे बनता है। ठीक है। और इस कितना बच्चे आंसर बता रहे हो क्या?
4k λ/r, और ये किस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड? टुवर्ड्स राइट। किसने बताया आंसर, एक बार मुझे अपना नाम बता सकते हो? नैना, ओके। किसी और का कोई आंसर आया? एनीवन एल्स? इसका आंसर स्क्रीन पे पहले से लिखा हुआ है। 0। इसका आंसर 0 है, जितना मुझे याद है, बाकी मैं गलत हो गया तो कह नहीं सकते कुछ। 0 है इसका आंसर। आओ देखते हैं। सोचो, ध्यान से समझना। इस पूरे क्वेश्चन में कितने हिस्से हैं, इसके 3 अलग अलग पार्ट कर सकते हैं। ऊपर वाली स्ट्रेट वायर, नीचे वाली स्ट्रेट वायर, और बीच वाली सेमी सर्कुलर वायर। एक एक को ध्यान से देखेंगे। अगर मैं ऊपर वाली वायर को सिर्फ देखूं, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरफ होगा। होगा कि नहीं? सोच समझ के बताना। ऊपर वाले की वजह से, इसकी वजह से इसके दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, एक इस तरफ बनेगा, एक नीचे की तरफ बनेगा। ये बनेगा आई थिंक k λ/r, और ये भी बनेगा k λ/r। फिर इन दोनों का नेट आएगा √2 k λ/r, ऐसे करके। याद याद होगा तुम्हें, सेमी सर्कल का अभी, सेमी इनफाइनाइट का अभी अभी निकाल के लाए हैं, जरा देख लो एक बार। ठीक है। क्या बेटा? ओ, देखो डायरेक्शन में इतना कंफ्यूज मत, हाँ सुनो, डायरेक्शन में इतना कंफ्यूज मत हो। देखो, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करो अपने मन से ऐसे ही। मान लो यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है। अब मुझे बताओ ये चार्ज किधर जाएगा? ये सारे पॉजिटिव चार्ज मिलके इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये चार्ज किधर जाएगा? ये कहीं इधर जाएगा कि नहीं, हाँ या ना, सोच के बताना। इधर वाले सारे चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं इधर। इसका मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो इसके दो ही कंपोनेंट तो हो सकते हैं। खत्म होगा। इस तरीके से सोचो, तुम्हें समझ में आएंगी चीजें। कि भैया फोर्स देखो, जिधर नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स से ही तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट करने हैं। इसका मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, एक नीचे आएगा, तभी तो वो इधर भाग सकता है। तो इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना है, तो सीधा हो जाएगा यहाँ से। चलो ठीक है। वैल्यू तो मैंने लिख ही ली ना, k λ/r। और इसकी भी कितनी, k λ/r। ठीक है बेटा। अब जरा दूसरे पे आते हैं। नीचे भी तो है एक ऐसी वायर, उसकी वजह से देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बैठेगा। नीचे वायर ये मान लेते हैं, चलो। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बैठेगा, जरा बताना। इसकी वजह से यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज है वो किधर भागेगा, इस सारे चार्ज की वजह से यहाँ, इधर कहीं, ऊपर कहीं। देखो सही बोल रहा हूं ना? इस तरफ कहीं जाएगा, इधर कहीं। यस सर। उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ऊपर की तरफ और एक लेफ्ट की तरफ। कितना कितना होगा? सर ये भी k λ/r, और ये भी k λ/r। देखना भाई, तुम लोगों को यहां तक क्लियर हो रहा है कि नहीं? टोटल 4 इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए। एक ऊपर, एक नीचे, दो लेफ्ट में। क्या ऊपर वाले ने नीचे वाले को कैंसिल कर दिया? ऊपर k λ/r, नीचे k λ/r, ये तो आपस में कैंसिल हो गए। अच्छा, लेफ्ट की तरफ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ? 2 k λ/r। यस सर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं सेमी सर्कुलर पार्ट की, इस वाले पार्ट की। ये रहा सेमी सर्कल, यहां से लेके यहां तक। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? आपने कहा सर जो एंगल बाइसेक्टर होता है बिल्कुल उसी के डायरेक्शन में होगा, इस तरफ। कितना होगा जल्दी बताओ? k फॉर्मूला क्या होता है? k λ/r होता है, 2 k λ/r होता है। 2 k λ/r होता है, सॉरी। 2 k λ/r साइन अल्फा बाई टू। साइन अल्फा बाई टू मतलब कितना? 180/2 को 90 लिख दूं? अरे 180 है ना भाई ये एंगल। अरे हाँ ना तो बोलो, सोना नहीं है। 90 साइन 90 कितना होता है? 1। इसका मतलब कितना आया? 2 k λ/r। तो इन दोनों वायर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ था? लेफ्ट की तरफ 2 k λ/r। अब ये सेमी सर्कल का राइट की तरफ कितना हुआ? 2 k λ/r। इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ? अरे सर जीरो, लाहुल बिला कुवत सर, ये क्या हो गया? आंसर इज जीरो। जीरो होगा बिल्कुल। हम्म। देखो, जैसे कि मुझे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, अगर इस पॉइंट पे, तो मैं क्या एज्यूम करूंगा? यहां पे एक टेस्ट चार्ज एज्यूम करूंगा जो कि पॉजिटिव होगा।
अब ये सारे पॉजिटिव चार्ज मिलके इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो इमेजिन करो ये किधर जाएगा, ये कहीं इधर जाएगा ना। इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो इसके कंपोनेंट किधर किधर आएंगे, एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। तो आप ना जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना हो वहां पे अपने आप से एक पॉजिटिव चार्ज देखो और इमेजिन करो कि किधर भाग रहा है, बस उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड बना दो। ओके, ठीक है। हाँ बेटा, हाँ जी बेटा, क्या बोल रहे हैं? तुमने ऐड कर दिया फिर वो टू, नहीं तो तुम 90% तो सही कर चुके थे। कोई बात नहीं, अब तो सीख गए ना, चलो आगे बढ़े। हाँ सर, बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन हमने ऐसी फालतू बीच में दे दिया, जरूरत नहीं थी, बट कोई बात नहीं, परेशान करना था आप लोग को, मैंने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, इसको पहला क्वेश्चन माने आप, इसका अगर पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आओ, अ चार्ज Q is placed at the center of a line joining two equal charges, है ना, दो चार्ज है, कैपिटल क्यू, उनके बीच में एक छोटा सा चार्ज रखा है, स्मॉल क्यू। ओके, द सिस्टम ऑफ द थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ स्मॉल क्यू इज इक्वल टू। कह रहा है कि ये जो तीनों है वो तीनों इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। तो सबसे पहले तो मुझे इक्विलिब्रियम वर्ड का मीनिंग समझाओ कि ये इक्विलिब्रियम होता क्या है, और वो भी सिस्टम। सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना और एक चार्ज इक्विलिब्रियम में होने का क्या मतलब है? तीन चार्ज है, ये बात तो आप समझ पा रहे होंगे। तीन चार्ज है, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू। इसने कहा है पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इसका मतलब पता है क्या है? कि हर एक चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। अगर ये कहता कि सिर्फ बीच वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में होना चाहिए तो बीच वाले चार्ज के ऊपर फोर्स जीरो होता, बट इसने कहा है सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इसका मतलब नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज पार्टिकल शुड बी इक्वल टू जीरो। ओके, ओके। अब उसके लिए स्मॉल क्यू का कितना वैल्यू होगा ये आपसे पूछ रहा है। अब पहले तुम मुझे सोच के बताओ, स्मॉल क्यू पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव? देखो ये दोनों तो पॉजिटिव है, इनका तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ स्मॉल क्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पक्का है नेगेटिव होगा। क्यों होगा नेगेटिव? क्योंकि अगर ये पॉजिटिव हुआ तो बराबर वालों को पुश करेगा, भगा देगा, उनको तो पकड़ के रखना है ना। तो इसको नेगेटिव तो होना ही पड़ेगा। तो ये दो आंसर तो गए, हैप्पी बर्थडे टू यू, खत्म। ठीक है, नेगेटिव आंसर है, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, बीच में जो रखा हुआ है उसके ऊपर तो नेट फोर्स वैसे ही जीरो है ना भाई। लेफ्ट वाला प्लस क्यू और राइट वाला प्लस क्यू इक्वल फोर्स लगाएंगे, तो चाहे ये पॉजिटिव हो चाहे ये नेगेटिव हो, फर्क नहीं पड़ता, इसके ऊपर तो नेट फोर्स जीरो है ही। अब इन दोनों में से किसी एक के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स अगर जीरो रख दिया जाए तो वहां से स्मॉल क्यू का वैल्यू आ जाएगा। अच्छा, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? कोई डिस्टेंस नहीं दिया, तो हमने ऐसे ही मान लिया, मान लेते हैं डिस्टेंस आर है और ये डिस्टेंस भी आर है। अब हम क्या निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं नेट फोर्स, उसको जीरो पुट करेंगे ऑन कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो पुट करेंगे। अब कैपिटल क्यू, इस पे कैपिटल क्यू की बात कर रहा हूं, इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं? तो आपने कहा देखो भैया, ये वाला कैपिटल क्यू इस वाले कैपिटल क्यू को रिपेल करेगा, मान लेते हैं F1 फोर्स लगाएगा। और ये वाला स्मॉल क्यू इस वाले कैपिटल क्यू को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करना ही पड़ेगा इसको, नहीं तो फिर बैलेंस कैसे होगा? ये F2 कह दिया, तो F1 का वैल्यू बताओ। F1 कौन सा फोर्स है जो ए उधर वाले कैपिटल क्यू ने इधर वाले कैपिटल क्यू पे लगाया? तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया? 2r, है ना। तो क्या फोर्स लगेगा? आपने कहा के Q1 Q2 अपॉन 2r का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4r स्क्वायर। अच्छा, और F2 का वैल्यू कितना होगा? F2 क्या है? स्मॉल क्यू ने कैपिटल क्यू पे जितना फोर्स लगाया वो F2 है। F2 कितना होगा? के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। बेटा स्मॉल आर स्क्वायर से स्मॉल आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू कैंसिल हो गया, एक के से के कैंसिल हो गया। तो यहां से स्मॉल क्यू का जो वैल्यू आया वो आया कैपिटल क्यू बाई 4। और ये तो आपको पता ही है कि वो नेगेटिव है, तो आप नेगेटिव अपने आप से लगा दो। तो आपका जो आंसर आया -q/4, विच इज ऑप्शन नंबर बी। ए बोलने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। समझ आया ना? सर आपने कैपिटल क्यू का ही नेट फोर्स जीरो क्यों किया? क्या बेटा दोबारा पूछो। छोड़ देते क्वेश्चन, आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है। आपने कहा राइट वाला पॉजिटिव हो जाता, लेफ्ट वाला नेगेटिव हो जाता, फिर बेटा सिस्टम इक्विलिब्रियम में कैसे हो पाता फिर? हो ही ना पाता। नहीं हो पाता। नो।
पॉसिबल ही नहीं है, फिर गड़बड़ हो जाती। दो जैसे एक जैसे चार्ज अलग अलग हो जाते। राइट वालों को सेम होना ही पड़ेगा, या तो दोनों नेगेटिव हो, लेफ्ट वाले, लेफ्ट और राइट वाला दोनों नेगेटिव हो, तो बीच वाला पॉजिटिव होगा, तभी तो वो उन दोनों को पकड़ के रख पाएगा। नहीं तो बीच वाला उन दोनों को कैसे संभालेगा? एक को रिपेल करेगा, एक को अट्रैक्ट। को कभी भी हो ही नहीं सकता कि कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए कि इक्विलिब्रियम सिस्टम का बने, तो वो नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से पढ़िए, आंसर बताइए। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अबाउट नेगेटिव पॉइंट चार्ज आर, है ना? बता दो, जल्दी बता दो। नेगेटिव पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होता है? रेडियल होता है, हाँ जी। इनवर्ड होता है, नन जी। रेडियली आउटवर्ड होता है, हाँ, हाँ, जल्दी बताओ। डी या सी? जल्दी बताओ। अरे यार, सी होता है। रेडियली इनवर्ड होता है। दिया दिया ने डी बोल के सब गड़बड़ कर दी। ये क्या कर रहे हो? रेडियली इनवर्ड अंदर की तरफ, ठीक है। आउटवर्ड होता है पॉजिटिव का। ओके, चलो आगे बढ़ता हूँ। ये रहा। ओ भाई, ये तो कुछ ज्यादा ही भयानक क्वेश्चन लग रहा है मुझे, है ना? जल्दी आंसर बता दो फिर इसका। ए सीधा बता दिया। पक्का पक्का पक्का। मैंने बताया था, जहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, मतलब जहां लाइंस पास होगी वहां ज्यादा, और जहां लाइंस दूर होंगी वहां कम। तो पहला ऑप्शन सही है, ए पॉइंट पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, बी पॉइंट पे कम इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल, आगे बढ़ते हैं, बाकी कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, देख के करना है इसको। चलो, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों पे इक्वल चार्ज रखा है। ओ पॉइंट पे आपको क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, इंटेंसिटी। हाँ हाँ, ठीक है, जीरो होगा, ही नो जीरो होगा, आसान है, तुम तो टेंशन क्यों ले रहे हो? क्लियर हो रहा है ना? कल भी बात करी थी, तीनों इक्वल चार्ज हैं, इक्वल इक्वल फोर्स लगाएंगे, 120 डिग्री पे तीन इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे। इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, तीनों बराबर होंगे। और जब भी तीन वेक्टर 120 डिग्री पे लगते हैं तो नेट जीरो होता है ना? ओके 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 ओके। क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत मुश्किल है, इसको बहुत ध्यान से करना है। पढ़ो, करो। The magnitude of electric field intensity such that an electron placed in it would experience an इलेक्ट्रिकल फोर्स इक्वल टू इट्स वेट। अभी अभी हम बात कर रहे थे शुरुआत, क्लास के शुरुआत में, कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज रखा है, उसके वेट को इलेक्ट्रिक फील्ड ने बैलेंस कर दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और वेट बराबर अगर हो गए, तो आपने कहा क्यू ई इज इक्वल टू एम जी। पता है, ये ई को ना स्मॉल ई कह रहा है, क्यू को स्मॉल ई कह रहा है चार्ज, तो कोई बात नहीं, लिख देंगे। तो आपका जो ई का वैल्यू आएगा वो आएगा एम जी बाई ई। ठीक है, ये बात हम कर चुके हैं ना अभी अभी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, नीचे वेट। सिंपल। क्या किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? इसमें परेशानी हो तो बता दो, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो, नो, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। लिखा है, टू पैरेलल प्लेट हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस व्हेन द स्पेस बिटवीन देम इज इवैक्यूएटेड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इज दिस। दो प्लेट है, उनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, जब क्या है? हवा है या वैक्यूम है। व्हेन द स्पेस इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, अब हमने स्पेस को डाइलेक्ट्रिक या मीडियम से फिल कर दिया। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम 1 into 10⁵। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा? एप्सिलॉन आर कितना होगा? बताइए सोच के। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से आधा हो गया, इसका मतलब कितने से डिवाइड किया होगा? 2 से। भाई, भाई, मैंने कल बताया था कि सबसे ज्यादा फोर्स कहां लगता है? वैक्यूम में या हवा में। जैसे ही कोई मीडियम आएगा, फोर्स कम हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। और डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट से हमेशा डिवाइड होता है। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ है, तो देख लो कितना कम हुआ है। आपने कहा आधा हो गया सर, इसका मतलब 2 से डिवाइड करा है, तो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 फैक्टर हो जाएगा। आपका आंसर विल बी सी। सिंपल, जैसा फोर्स के साथ होगा वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। A charged particle is free to move in an electric field. It will travel. एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में घूमने के लिए स्वतंत्र है, मस्त घूम सकता है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? इसको देख के डर मत जाना, ये ऐसी फालतू की चीज है। Always along a straight line of force. Always along a line of force if its initial velocity is zero. Along a line of force if it has some initial velocity in the direction of an acute angle with line of force. None of the above. आधे लोग तो क्वेश्चन को पढ़ के ही छोड़ देंगे।
कुछ लोग कोशिश करेंगे तो तुम उनमें से बनो, कोशिश करो। एक बार थोड़ा शांत होते हैं और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, टेक योर टाइम, फिर करो। पक्का? पक्का? ऑलवेज अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स। किसी ने बोला है? बी ऑप्शन अशोक ने कहा है, अलोंग अ लाइन ऑफ फोर्स इफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी जीरो। ओके, ठीक है। देखो बेटा, मैं कुछ सिनेरियो आपके सामने रखता हूं, मैं बताता हूं। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इस तरफ, और आपने एक चार्ज पार्टिकल को यहां पे रख दिया जो कि शुरू में रेस्ट में था, क्यू चार्ज। तो बेटा इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, तो जो भी फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा, क्यू ई। अब क्योंकि ये शुरू में रेस्ट में था, तो धीरे धीरे इसका मोशन इस तरफ होने लगेगा। तो इसका मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी स्ट्रेट लाइन में जाएगा। अगर वो नेगेटिव है तो अपोजिट जाएगा, पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन में जाएगा, बट जाएगा स्ट्रेट लाइन में ही, बशर्ते उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? जीरो। इसका मतलब अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ऑफ फोर्स इफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। ये बात पूरी तरीके से सच है, बट पहले वाला ऑप्शन सच नहीं है पूरी तरीके से। क्यों? इसने लिखा है ऑलवेज अलोंग अ लाइन ऑफ फोर्स। ऐसा क्यों नहीं? मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपने एक चार्ज पार्टिकल को इस तरफ v वेलोसिटी से छोड़ दिया। अब मुझे बताओ, अब ये चार्ज पार्टिकल किधर चलेगा? आपने तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी देके छोड़ा ना, फोर्स तो इधर लगेगा इसके ऊपर। तो क्या ये ऊपर नहीं जाएगा? सर ऊपर भी जाएगा और इधर भी जाएगा और धीरे धीरे कुछ ऐसे मोशन करने लगेगा। तो क्या ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है? नहीं ना। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत हो सकता है। रही बात तीसरे ऑप्शन की, अलोंग अ लाइन ऑफ फोर्स इफ इट हैज सम वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्यूट एंगल विद द लाइन ऑफ फोर्स। इसका मतलब क्या है? लाइन ऑफ फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अगर 90 डिग्री से कम एंगल पे आप फेंकोगे, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपने इससे 90 डिग्री मतलब एक्यूट एंगल पे v वेलोसिटी से फेंक दिया, फोर्स तो इधर लगेगा, 90 डिग्री से कम एंगल पे फेंका है तो जाएगा तो अभी भी कर्व में ना, स्ट्रेट लाइन में कहां चला जाएगा? इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये तो गलत है, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर हो रहा है? अगर रेस्ट पे होगा तो पक्का स्ट्रेट लाइन में चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। फर्स्ट केस, फर्स्ट केस में जो आंसर है वो बताना है कि ए बताना है? अच्छा। हम्म। तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट उसकी वजह से हमारा ये स्टेटमेंट तो गलत नहीं हो रहा ना। इसने बोला कि अलोंग अ लाइन ऑफ फोर्स इफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी जीरो। तो ये बात सच है ना कि अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो लाइन ऑफ फोर्स के अलोंग जाएगा? हमने कहा जा रहा है, ट्रू है, इसमें कुछ गलती नहीं है। हाँ, आप कहने लगो सर मैं इस तरफ ही वी वेलोसिटी से दे देता हूं और तभी भी स्ट्रेट लाइन में जाएगा, हाँ बिल्कुल जाएगा, बट इसके सही होने से ये गलत थोड़ी ना हो जाएगा। वो भी सही है, ये भी सही है, बट ये कहीं लिखा नहीं हुआ है। अगर पॉजिटिव चार्ज लिया है आपने तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा या अपोजिट भी हो सकता है। ठीक है, मैं कह रहा हूं अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सेम डायरेक्शन में होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट भी हो सकता है, बट चलेगा फिर भी स्ट्रेट लाइन में ही वो। अगर नेगेटिव चार्ज भी होगा चलेगा तभी भी स्ट्रेट लाइन में ही। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। हाँ जी बेटा। बिल्कुल सही बात है, वही वही बिल्कुल वही फंडा है, और कोई नया फंडा नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 8, शायद आप देख के आंसर बता पाए। चार आपके सामने डायग्राम है, कौन सा डायग्राम सबसे सही अप्रोप्रिएट आपको लग रहा है? क्या पहला डायग्राम सही है? सर पॉजिटिव से निकलती हैं, हाँ, नेगेटिव पे आती हैं 90 डिग्री पे, ये बात तो सच है, बट सर ये तो मेटल है, मेटल के ऊपर 90 डिग्री के अलावा किसी एंगल पे कैसे टकरा गई? ये तो गलत हो गया।
सर मेटल के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर तो चार्ज एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। ठीक है, तो इसके अंदर लाइन कैसे हो सकती है, ये भी गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन में सर, वैसे तो गलत बात है, उसको अच्छे से बनाना चाहिए था बट इसने बनाया नहीं। ये ऑप्शन ज्यादा गलत है, ये ऑप्शन कम गलत है, तो उसको सही मानेंगे हम। वैसे सही तरीके से बना इसको भी नहीं पाया वो भाई हमारा। क्यों नहीं बना पाया मैं बता दूं, यहाँ पे एंगल इसको लगभग 90 दिखाना चाहिए था। बाकी सारे एंगल 90 है, देखो उसने सारे 90 दिखाए हैं। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। 90 से आ रहा है, 90 से जा रहा है। तो सी ऑप्शन सबसे सही है। प्लेट से निकलते टाइम भी 90 डिग्री, मेटल से टकराते टाइम भी 90 डिग्री, मेटल से निकलते टाइम भी 90 डिग्री, और वापस से प्लेट पे पहुंचते टाइम भी 90 डिग्री। तो ये सबसे सही है, और मेटल के अंदर कोई लाइन नहीं है, इसका मतलब बिल्कुल सही। याद रखना, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये तीन ऑप्शन। डी क्यों गलत हुआ बेटा, देखो यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, 90 से ज्यादा, ये भी 90 से ज्यादा, ये 90 है, ये भी 90 से ज्यादा कम, ये 90 से कम, तो ये भी 90 से अजीब। तो आपको पता है ना, मेटल से हमेशा 90 डिग्री के एंगल से ही निकलती है लाइन। अगर ये बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकलेंगी वो 90 डिग्री पे ही निकलेंगी। वो बात अलग है, बाद में कर्व हो जाए वो अलग बात होती है बेटा। हाँ, ए में, बट ये जो मेटल से टकरा रही है तो कितने एंगल पे टकरा रही है, देखो ना, ये मेटल था, ऐसे आई मेटल पे, बताओ ये कितना एंगल है, 90 है क्या? मेटल के साथ टकराना भी तो 90 पे चाहिए था ना, ऐसे 90 से निकलती, 90 से टकराती, देखो यहाँ पे हो रहा है ऐसा। इस डायग्राम को जूम करके देखें अगर हम थोड़ा, ये देखो यहाँ पे ऐसी कोशिश की जा रही है कि 90 से टकराए और 90 से ही जाए। यहाँ पे सच है। हाँ हाँ हाँ, कर्व होंगी बीच में, बट जहां से शुरू हुई है और जहां पे खत्म हुई है वो 90 डिग्री पे टकराएंगी, बस ये याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आइए पढ़िए इसको, क्वेश्चन को। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू बैलेंस अ प्रोटॉन ऑफ मास 1.7 10 के पावर माइनस 27 kg एंड चार्ज दिस इज नियरली। वही क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बैलेंस करना है, तो कह रहा है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, आपने कहा वेट के बराबर। इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई होता है, वेट एम जी होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वही फॉर्मूला, E इज इक्वल टू एम जी बाई ई, या फिर एम जी बाई क्यू लिख दो। एम का वैल्यू आपको दे रखा है 1.6, सॉरी 1.7 दे रखा है यहाँ पे। 1.7 इंटू 10 to power minus 27। ग्रेविटी का वैल्यू आप 9.8 या 10 मान सकते हैं, डिवाइड बाय चार्ज विच इज 1.6 इंटू 10 to power minus 19। अब तुम्हारे हवाले क्वेश्चन साथियों, सॉल्व कर लेना और आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, जो भी होगा देख लेना। ओके, तो ये वही बेसिक सा क्वेश्चन है, और पता है ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, रिपीट हो चुका है, इसलिए इसको करना जरूरी है। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, जो अभी अभी कर रहे थे सर, 90 पे आएगा, 90 पे जाएगा, बताओ कौन सा इन चारों लाइंस में से कौन सी लाइन सही है। ये एक मेटल है, पहली लाइन गलत है, यस सर। दूसरी गलत है, सर अंदर कैसे चली गई, गलत। थर्ड, ये तो पूरी ही गलत हो गई। फोर्थ, ये सही है सर, फोर्थ सही है। जब आप समझ गए, 90 पे आएगा, 90 से जाएगा, सिंपल। ओके, आईआईटी 1996 का ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आइए, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्विवेलेंट टू, इन चार में से कोई एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं है, बाकी तीन है, तो कौन सी नहीं है पहले ये बताओ। बी, अशोक ने देखते बता दिया, बी। खत्म, छोड़ो क्वेश्चन अब। न्यूटन पर कूलाम होता है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स अपॉन चार्ज। कौन सी नहीं है पूछ रहा है भाई, कौन सी नहीं है। E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू तो होता ही है, तो ये तो होता है। वोल्ट पर मीटर भी होता है क्या, E इक्वल टू वी बाई डी, ये फॉर्मूला भी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का फॉर्मूला है, पढ़ेंगे हम थोड़ा आगे। ये भी होता है, तो ये भी होता है। जूल पर कुलाम या जूल पर कुलाम मीटर, इन दो में से कोई एक है। सर अगर न्यूटन पर कुलाम है तो जूल पर कुलाम तो नहीं हो सकता। ये हो सकता है, ऐसा क्यों? देखो जूल क्या होता है, जूल होता है फोर्स, मतलब वर्क। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन कुलाम इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये कट गया, देखो फोर्स एफ अपॉन आ गया ना, सी, सी मतलब चार्ज कुलाम, तो न्यूटन पर कुलाम बचेगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट आंसर बी होगा। इसमें नोट पूछा है ना भाई, समझ रहे हो? ओके सर, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन को देखिए और जल्दी से आंसर बताइए। कुछ अजीब सा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम बना है, 3 पॉइंट दे रखे हैं, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कहाँ पे कम। ऑप्शन डी, सी, सी या डी। सी। देखो ए पॉइंट और सी पॉइंट, इन दोनों को ध्यान से देखो तो आपकी डेंसिटी बिल्कुल बराबर है, तो ए और सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। और बी पॉइंट पे लाइंस दूर चली गई, मतलब बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया। ओके, तो ए और सी इक्वल है और बी से ज्यादा है, तो सी ऑप्शन। ठीक है, डी नहीं है। डी में आप गड़बड़ी कर गए, बी पे कम होना चाहिए था, इसमें ज्यादा लिख दिया। ओके, ठीक है बेटा, डी जिसने बोला था समझ आया उसको। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन, बस मुझे आखिरी क्वेश्चन बता दो, बाकी कुछ क्वेश्चन है वो तुम खुद से भी कर लोगे। जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, सही सही पढ़ के समझ के बताओ। Three identical point charges as shown in placed at vertices of an isosceles right angle triangle। एक चार्ज यहां पे है, एक चार्ज यहां पे है, एक चार्ज यहां पे है। Which of the numbered vector coincide in direction with the electric field at the midpoint M। इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से वेक्टर से डिनोट किया जा सकता है? पहले से, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से। ये तीनों चार्ज की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर बैठेगा, जल्दी से बताओ। पक्का पक्का देख लो। सर देखो, इस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, आपस में हो जाएगा कैंसिल, तो इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ ये बचेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो सेकंड की तरफ आएगा। दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, ओके ओके। हाँ जी, बाकी कुछ क्वेश्चन अभी और हैं इसमें, इसी फाइल में है, उनको अपने आप से ट्राई कर लेना। अगर कोई नहीं होता तो मैंने बताया ग्रुप पे डाल दो, मैं नहीं तो कोई और बता ही देगा उसका आंसर। ठीक है, ओके जी। तो आज के लिए इतना काफी है। हाँ जी, बोलो बोलो।